सरकार को दबना होगा और किसान ये आंदोलन बड़ी शांति से कर रहे हैं। भले ही मुजफ्फरनगर में लाठीचार्ज पुलिस ने किया हो, लेकिन फिर भी किसान डटकर बड़ी शांति से ये पूरा, हाँ, करनाल के अंदर भी लाठीचार्ज हुआ है, पर किसान बड़ी शांति से सब मिलकर ये आंदोलन आगे तक लेके जाएंगे और ये सफल भी होंगे। सरकार को इनकी सुननी ही पड़ेगी। क्या सरकार अगर नहीं मान रही है इनकी बातें, वजह क्या है? सरकार आखिर इनकी बातें मान क्यों नहीं रही? क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। सरकार अभी उन्होंने ये जो 3 कानून लगाए हैं, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है और वो सरकार के लिए बहुत फायदेमंद है। उनके लिए कानून तो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, हाँ, इसीलिए ये कानून सरकार के फायदेमंद है, इसीलिए वो किसानों की सुन नहीं रही है और इसीलिए वो ये कानून रद्द भी नहीं कर रही है। और शायद थोड़ी देर लगेगी, लेकिन किसान ऐसे डटकर ये आंदोलन आगे तक लेके जाएंगे और सरकार को इनकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कानून ये जनता के हित में होने चाहिए, जनता के फायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र से अभी है और महाराष्ट्र नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। लोग कहते हैं ये कानून संघी आरएसएस के नगपुरिया कानून है, जिसे किसान नहीं माने। क्या आप भी मानते हैं कि ये नगपुरिया कानून है? ये मनुवादी कानून है। इसको नगपुरिया कानून में कहने से बेहतर होगा कि हम इसको मनुवादी कहें, क्योंकि एक मतलब पिछले वक्त में जैसा था ना, वर्ण व्यवस्था के पालन अनुसार किया जाता था। इधर वो लोग जो ज़मीन के मालिक हैं, जो उस ज़मीन के मालिक है, वर्षों से वहाँ पे खेती कर रहे हैं, इनके इस कानून के तहत मतलब इनडायरेक्टली आप उन्हीं मालिकों को, जो भी वहाँ के मालिक हैं, उनको आप नौकर बना दोगे। आप तय करोगे कि उनको कितना पेमेंट देना है, ये जो भी कॉर्पोरेटर आएंगे वो तय करेंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप लोग पूरे देश को फिर से उस वर्ण व्यवस्था की तरफ ही ढकेल रहे हो ना। मतलब पूरी बात यही है। ये संघी मतलब संघी ऐसे कहने से, नागपुरिया कहने से बेहतर तो मनुवादी कानून कहने से ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये मनुवादी विचारधारा के लोग अपनी विचारधारा को थोपना चाहते हैं, ये कहना चाह रही हैं आप? विचारधारा को थोप सके इतनी उनकी ताकत नहीं है। ये तो संविधान से चलने वाला देश है, कहाँ से मनुस्मृति से थोड़ी नहीं चलता ये देश बेशक संविधान पे चलने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो जो चीज़ें और हरकतें नजर आ रही है वो आपको संवैधानिक रूप से नजर आती है। ये सरकार ही ऐसी है जो सरकार संविधान को मानती ही नहीं है। हमेशा आज तक, अभी बीच में देखा जाए तो एनसीआर की जो बीच में एनसीआर का जो मुद्दा उठा था, इन लोगों ने तो इनडायरेक्टली हमारा जो भारत, हमारे की बात हाँ, जो धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग मूल्य पकड़ा जाता है, उन्होंने सीधा उस पर हमला कर दिया। और यहाँ के लोग भी ये कहने लग गए, कुछ लोगों के तो दिमाग में इतनी ज़्यादा मतलब इस सारी चीज़ों के चलते उनके दिमागों को इतना भड़काया गया कि उन लोगों ने सीधे बोल दिया कि संपूर्ण भारत के अंदर बंगाल से आए हुए लोग हैं। मतलब लोगों के ऊपर इन सारे विचारधाराओं का इतना पकड़ा है। लोगों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल जातिवाद धर्मवाद की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल कर नहीं रही है, उन लोगों ने सक्सेसफुली ये पेरने का काम कर ही दिया है। मकसद यही है क्या? हाँ बिल्कुल। अभी तो मोहन भागवत ने कहा इस देश के रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भारतीय हैं और हिंदू हैं, पहले हिंदू हैं और साथ ही और उन्हें इस देश से जाने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ वक्त पहले ना यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो जामिया इस्लामिया में भी प्रोटेस्ट हुए थे, हमारे जेएनयू में भी हुए थे। तो प्रोटेस्ट के वक्त ना मतलब हमारे जो तड़ीपार जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने ऐसे कहा था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उनके कपड़े भी देखे जा रहे हैं। इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि उनके कपड़ों से पता चल रहा है कि उनका धर्म कौन सा है। ये कहने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने अभी ये कहा है कि यहाँ पे रहने वाले पहले लोग हिंदू थे और उनको ऐसे जाने की जरूरत नहीं। मानती हूँ यहाँ के लोग हिंदू होंगे, बट उन्होंने खुद की मर्जी से उनका धर्म बदला है। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो हाँ, पूर्वज हिंदू थे, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस वक्त में भी तो अगर ऐसी बात है तो अभी मॉब लिंचिंग क्यों हो रहे हैं? नहीं होने चाहिए ना। अगर वो यहाँ पे सच में अगर मुस्लिम सुरक्षित होते हैं, मुस्लिम सुरक्षित होने ना होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने हमको इतनी ताकत दे रखी है कि हमारे देश का हर एक नागरिक उस संविधान के बेस के ऊपर हमेशा सुरक्षित रह सकता है। पर अगर ऐसे इन्होंने भागवत जी ने जो बात कही वो अगर बात सच है तो मॉब लिंचिंग क्यों होते हैं? नहीं होने चाहिए ना। अगर इतना ही हमारा देश सुरक्षित है तो यहाँ पे क्यों हुए मॉब लिंचिंग? क्या आप मानती हैं कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुसलमान मतलब इस देश के अंदर जब तक भारतीय संविधान है तब तक इस देश के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, इवन वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। जब तक हमारे देश का संविधान है तब तक इस देश के किसी नागरिक को कोई खतरा नहीं होगा। पिछले कुछ सालों से देखा गया है लगातार
दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ जो हिंसा बढ़ी है, चाहे वो जंतर मंतर से सांप्रदायिक नारे लगाने की बात हो जिसमें कहा गया मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इससे क्या मुसलमानों के अंदर भय नहीं आता? भाई आने की बात ना आने की बात तो मतलब निर्माण होने की मुझको यहाँ पे उनसे डरने की तो कोई बात लगती ही नहीं है। सीधी सी बात है, हमारे भारतीय संविधान ने हमको ये हक दे रखे हैं। अगर कोई आकर हमको कुछ भी बोल के धमकाएगा, आज अगर समझिए मैं कोई अनजाने सी लड़की हूँ और आकर सीधे राधिका दी को बोलने लगती हूँ, तो हिंदू है तेरे मुंह तोड़ दूंगी, तो मुस्लिम है देख तेरा सर फोड़ दूंगी, ये सारी बातें बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है? आने वाले बोलेंगे और बोल के चले जाएंगे, पर हमारा भारतीय संविधान है ना, उसने हमको तब से हक दे रखे। जब से हमारा भारतीय संविधान बना है तब से हमें ये हक मिला है कि हम इस देश के अंदर पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहकर हमारा जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इंदौर की घटना हो, जो एक चूड़ी बेचने वाला एक शख्स जिसे लव जिहाद बता करके कि ये छेड़ रहा था, लव जिहाद करना चाहता है, उसे पीटा जाता है और जय श्री राम के उससे नारे लगवाए जाते हैं। कानपुर की अभी फिलहाल की घटना है, कानपुर में एक रिक्शा चलाने वाले को पीट करके उसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। 7 साल की उसकी बेटी अपने बाप को पकड़ कर कहती है मेरे पिता को छोड़ दो, मत मारो। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं क्या लोगों को उसके अंदर नफरत की भावना नहीं पैदा करती है? ये सारी चीज़ें जो की जा रही है ना, मतलब ये लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसको सोशल मीडिया तक पहुंचाते हैं। ये एक तरह से लोगों तक नफरत में पहुंचाने का तरीका ही है। लेकिन ये जो हरकतें वो करके दिखा रहे हैं, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि उनसे उन लोगों की विचारधारा पता चलती है। वो लोग बेशक हमें कितना चाहे उतना नफरत फैलाने की कोशिश करें, पर हम लोग पहले से गांधी जी के अगर हम विचार मानते हैं, हम मतलब इस देश का जो भी नागरिक है वो मानते। मुझको नहीं लगता कि आज के ज़माने में ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, बट जितने भी लोग हैं इस देश का जो नागरिक है वो गांधीवादी विचार फॉलो करता है। और अगर वो विचार फॉलो करते हैं तो हम अहिंसावादी हैं। अगर सामने वाला हमारी तरफ नफरत से देखता होगा, फिर भी हम उनको प्यार से ही देखेंगे। लेकिन इसी देश के अंदर जहाँ पर गांधीवादी विचारधारा की बात की जाती है, गांधीवादी विचारधारा पर चलने की कस्में खाई जाती है, लेकिन वहीं पर गांधी के पुतले पर कुछ गोडसेवादी गोली भी चलाते हैं। हाँ चलाते हैं, लेकिन बात ये है ना, पुतलों की बात करते हो यहाँ पर समाज के अंदर। हाँ मैं देख चुकी हूँ, हाँ मैं थी तब मैंने पुतला बना करके उस पर गोली मारी है आर्टिफिशियल। गांधी जी वो सिर्फ गांधी जी के पुतले पर गोली मार सकते हैं क्योंकि वो उनके विचारों को खत्म नहीं कर सकते। इस बात से ये नहीं पता चलता कि बाबा वो लोग हिंसक हैं या कुछ, इससे ये पता चलता है कि वो अभी भी कितने संकुचित हैं। उनकी इन सारी हरकतों से गांधी जी के विचार तो नहीं मिटने वाले। या अगर हाँ पूरे भारत के अंदर से उन्होंने सिर्फ गांधी जी का नाम मिटा दिया तो 2 अक्टूबर के दिन पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये उनका मर्तबा है, लोग ये करेंगे क्योंकि उनको करना है, वो लोग चाहते ही है। पर इनकी सारी हरकतों से मुझे नहीं लगता कि हमारे विचारों को कोई फर्क पड़ने वाला है। जिस तरह से मुजफ्फरनगर के अंदर किसानों ने एक नया नारा दिया, उस नारा था अल्लाह अकबर हर हर महादेव, क्या ये नारा लोगों को जोड़ने का काम करेगा? हाँ बिल्कुल, ये आज जो नफरत फैलाई जा रही है हमारे समाज के अंदर, ये एक मतलब ये जो चलाई जा रही है इस नफरत को रोकने का और लोगों के अंदर फिर से एकता को लाने का काम इस नारे के तहत होगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि किसानों का नारा बदल चुका है, जय जवान जय किसान के जगह पर तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। जय जवान जय किसान उस वक्त में जब बोला गया था ना, तब वो नारा जरूरी था। पर आज के ज़माने में जिस तरह से हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारी जनता को बांटा जा रहा है, उस जगह पर अगर हम अगर हमको ये जो देश है ना, ये जो देश है वो लोगों के लिए है। हमारा देश का संविधान हो या फिर यहाँ के जो कायदे लाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें सिर्फ लोगों के लिए, और लोगों के अंदर जब तक एकता रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर हमको लोगों के बीच में एकता रखनी है तो ये अगर हमने एकता रखी तो ही हमारा देश जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। जी, अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं 2022 में, क्या लगता है वहाँ पर जो चुनाव होगा, ये किसान आंदोलन एक मुख्य भूमिका निभाएगा? यस, किसान आंदोलन पूरे अगले 2024 के निवडणूक भारत की और अभी जो उत्तर प्रदेश में निवडणूक हो रहे हैं वो दोनों पे भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। जब तक ये सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेते तब तक किसान तो यहाँ से हटेगी नहीं। ये सरकार मुझे नहीं लगता कि अभी तो इतनी जल्दी ये कानून वापस लेगी। जब उत्तर प्रदेश सरकार, अभी उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी की सरकार हराने के लिए किसान क्रांति मोर्चा ये सबसे बेहतर
मोर्चा ठहरेगा। जी, जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप तो महाराष्ट्र से आती हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे क्योंकि किसान आंदोलन ये जिस तरह से यहाँ पर मुजफ्फरनगर एक राजनीति का केंद्र बन गया, यही 2013 में भी राजनीति का केंद्र बना हुआ था क्योंकि मुसलमान और जाट के बीच संघर्ष छिड़ गया था, वहाँ पर लड़ाइयाँ हो गई थी, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाइयाँ पड़ गई थी। तो 2014 में मोदी सरकार सत्ता के रास्ते वही मुजफ्फरनगर से ही शुरुआत की थी। अब वही मुजफ्फरनगर में फिर से नारे लगते हैं, हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाले भी किसान लगाते हैं, कहते हैं हर हर महादेव अल्लाह अकबर। क्या वही मुजफ्फरनगर फिर राजनीति का केंद्र बिंदु बनने वाला है क्या? मुजफ्फरनगर सत्ता का केंद्र बनेगा, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं। जहाँ से बीजेपी की शुरुआत हुई थी सत्ता बनाने की, वहाँ से उनकी जड़ों को काटने का काम होगा जाएगा मुजफ्फरनगर से ही। मुजफ्फरनगर में 2014 में जब नारे लगाए तो वो जो नारे थे वो सिर्फ संघ, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने बीजेपी की सत्ता आने के लिए ही लगाए थे। और अब जो गाजियाबाद में आंदोलन चल रहा है या दिल्ली के कई बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके चलते हुए बीजेपी की सरकार जाएगी 2024 में, ऐसा ही लगता है।